स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस दीवाने विद्याकुल में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स होती क्या है। अब देखो, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स से पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि आखिर हमारी बॉडी में पहले तो ग्रंथियां होती क्या है, ये क्या कार्य करती है, और आखिर कितने प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर पर उपस्थित होती है। उसके बाद हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आपको पहले मैं समझाती हूँ आखिर ग्रंथियां होती क्या है। देखिए, ग्रंथियां क्या होती है, बॉडी में उपस्थित एक तरीके से आप समझो कि ये क्या होता है, एक पैकेट होता है ना। पैकेट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, पहले हम क्या समझेंगे, ग्रंथि के बारे में समझेंगे। ग्रंथि यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लैंड कह रहे हैं। देखो, ये शरीर पर क्या है, एक तरीके से पैकेट जैसी संरचना है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स भरे हुए हैं। और आप सभी को पता है हमारी बॉडी में ये जो एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं, ये किसी ना किसी कार्यों को संपन्न करते ही करते हैं। तो ग्रंथियों के द्वारा ही ये एंजाइम्स और हार्मोन्स का यहाँ पर स्त्रवण होता है, यानी कि सिक्रिएशन होता है। ये बात आपने ध्यान रखना है। ग्रंथि वो थैली संरचना होती है जिसके अंदर या तो क्या होगा, एंजाइम्स भरा होता है, और या तो क्या होगा, इसमें कोई हार्मोन्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये इन ग्रंथियों से सिक्रिएट होते हैं और जो भी बॉडी में कार्य होंगे उनको संपन्न करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम ले लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ है लार ग्रंथियां, है ना। पाचन तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं, लार ग्रंथियों को पढ़ते हैं। वो क्या सिक्रिएट कर रही है लार ग्रंथियां, वो लार को निकाल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रंथि से लार निकला है। ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं हमारे शरीर में पसीना ग्रंथि भी उपस्थित होती है, जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पसीना निकल रहा है वो भी किसी ग्रंथि से निकल रहा है। ठीक है, उसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, जठरांगनी होती है ना, जठर ग्रंथियां होती है, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करती है, जिसके कारण हमारे भोजन का पाचन होता है। और अगर हम बात करते कुछ हार्मोन्स जो रिलीज करने वाली ग्रंथियां होती है, जैसे हमारे पास थायराइड ग्रंथि होती है ना, हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, इसी तरीके से किसी ना किसी हार्मोन्स को स्रावित कर रहे हैं जो कि बॉडी में कोई ना कोई कार्य को संपन्न करता है। तो ये क्या होता है, ग्रंथियां होती है जिनमें हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बॉडी के अंदर ग्रंथियां होती कितने प्रकार की हैं, तो देखिए बॉडी में दो प्रकार की नहीं, हम 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी होंगी, ये नाम आपको याद रखने हैं। एक होती है क्या, बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिन्हें हम एंडोक्राइन कहते हैं। और तीसरी होती है मिक्स ग्लैंड, यानी कि जिसे हम मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखना है, मुख्य रूप से आपको इन दोनों ग्रंथियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसी ग्रंथि होगी जो ये दोनों की क्या होंगी, दोनों ही कार्यों को संपन्न कर रही होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बहिर्स्रावी ग्रंथि होती क्या है। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि वो ग्रंथियां होती है जिनसे कोई भी हम कह रहे हैं एंजाइम्स अगर रिलीज हो रही है, तो वो क्या होगा, उनके लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इन ग्रंथियों से अगर कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अगर एंजाइम्स रिलीज होगा, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होती है, नलिकाएं उपस्थित होती है। ये नलिकाओं के अंदर ही ये एंजाइम्स और क्या होंगे, यहाँ पर इनका सिक्रिएशन होता है। अब जैसे कि हम देखते हैं, इसके अलावा अगर ये नलिकाओं के अंदर बंद है, तो इसका मतलब ये कभी भी आपके रक्त को टच नहीं करती है, रक्त को टच नहीं करती है। ठीक है, यानी कि वो जो एंजाइम्स होंगे वो कभी भी आपके रक्त को टच नहीं कर रहे होंगे। क्लियर, ये ध्यान आपने रखना है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले हम बहिर्स्रावी ग्रंथियों की बात करें। बहिर्स्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जिनसे अगर कोई भी एंजाइम्स या कोई भी पदार्थ निकल रहा है, तो वो बंद नलिकाओं में निकलेगा, और ये कभी भी जो एंजाइम्स होते हैं वो रक्त को टच नहीं करते हैं। क्लियर हो गई है।
ठीक है। नलिकाएं यानी कि हम इनको कहेंगे कि इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, डक्ट्स क्या होगी, प्रेजेंट होती है। अब दूसरी देखो, दूसरी होती है अंतःस्त्रवी ग्रंथियां। अंतःस्त्रवी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो कि आपके ब्लड में डायरेक्ट ही किसी हार्मोन्स एंजाइम्स का सिक्रिएशन कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, हार्मोन्स का सिक्रिएशन कर रही है, ठीक है, और ये क्या कर देती है, डायरेक्ट ही क्या कर रही है, डायरेक्ट ब्लड के टच में कर लेती है, ब्लड में क्या कर रही है, अपना सिक्रिएशन की क्रिया करती है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक। तो मैंने क्या कहा, अंतःस्त्रवी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें किसी भी प्रकार की नलिकाएं उपस्थित नहीं होती है। ये अपना जो भी क्या होगा, हार्मोन्स होगा, कोई भी पदार्थ का अगर सिक्रिएशन करेगी, डायरेक्ट कहां करती है, ब्लड के अंदर करती है। तो मैं यहां पर ये कह सकती हूं कि इनमें क्या होती है, नलिकाएं अनुपस्थित होती है, ठीक है। नलिकाएं क्या होती है, इनमें अनुपस्थित होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है, डक्टलेस होती है। इतनी बात क्लियर, ये क्या होंगी, डक्टलेस होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, मैंने कहा दोनों की अगर ग्रंथियों की बात करते हैं, एक है बहिर्स्त्रवी ग्रंथि और दूसरी है अंतःस्त्रवी ग्रंथि। बहिर्स्त्रवी ग्रंथि में जो एंजाइम सिक्रिएट होंगे वो बंद नलिकाओं में होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि इनमें क्या होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनमें जो भी एंजाइम्स होते हैं वो कभी भी ब्लड के टच में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो लार। आप देखते हो आपके मुंह में लार बनता है, क्या कभी आपने देखा है कि उसमें ब्लड भी निकल रहा है लार के साथ, नहीं ना। तो इसका मतलब वो जो लार निकल रहा है वो कहाँ निकल रहा है, वो किसी बंद नलिका से निकलते हुए बाहर आ रहा है, वो रक्त के संपर्क में नहीं है। आपके शरीर में आपके पाचन तंत्र में जो भी आपकी जठर ग्रंथियां हैं वो भी क्या है, उससे निकलने वाले जो भी एंजाइम्स होंगे वो बंद नलिकाओं के अंदर है। अगर वो ब्लड के टच में होते तो जब भी अगर आपको उल्टी होती तो इसका मतलब क्या होता, उस वॉमिट के साथ ब्लड भी निकलता ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी बहिर्स्त्रवी ग्रंथि है जिनमें एंजाइम्स का अगर सिक्रिएशन होगा तो वो बंद नलिकाओं के अंदर होगा। नलिकाएं आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपके आंसू है ना, आंसू निकलते हैं, तो आंसू जो निकल रहे हैं वो भी किसी ना किसी अश्रु ग्रंथि में ही वहां पर क्या होगा, उस अश्रु ग्रंथि की सहायता से बाहर निकल रहे हैं। वो आंसू भी किसी भी ब्लड के संपर्क में नहीं है, ठीक है। कान में मोम जम जाता है, तो क्या कान में अभी आपने देखा है कि वो मोम कहां से आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी बंद ग्रंथियों से वो मोम वहां पर पहुंच रहा है, तो वो भी क्या नहीं है, ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद आ जाते हैं हम कहा, जैसे कि अंतःस्त्रवी ग्रंथि में। अंतःस्त्रवी ग्रंथि में जो भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा वो डायरेक्ट ब्लड में होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते होंगे जब भी आप टेस्ट कराने जाते हो, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा, कोई अपने क्या कराता है, थायरोक्सिन का भी टेस्ट वो कराता है, टेस्ट है ना। किसी को थायराइड हो जाता है तो उसके थायरोक्सिन लेवल को देखा जाता है, तो वो हार्मोन्स कहाँ हुआ, ब्लड का टेस्ट करा जाता है और उसमें देखा जाता है उसके हार्मोन्स का क्या क्या लेवल पहुंच रखा है, ठीक है। तो वो कहाँ से निकला है, क्योंकि अंतःस्त्रवी ग्रंथियों ने अपने उस हार्मोन्स को डायरेक्ट कहाँ डाल दिया है, ब्लड में डाल दिया है। क्लियर हो गई है। उसके बाद एक होती है मिश्रित ग्रंथि, जो कि एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का ही सिक्रेशन करती है। बहिर्स्त्रवी ग्रंथि एंजाइम्स का सिक्रेशन कर रही है, ठीक है। अंतःस्त्रवी ग्रंथि हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, लेकिन जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो दोनों के कार्य करती है, ठीक है, दोनों का काम। यानी कि वो क्या करेंगी, हार्मोन्स भी सिक्रिएट करती है और क्या करेंगी, एंजाइम्स भी सिक्रिएट करती है। और मात्र आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको केवल एक ही ग्रंथि के बारे में पढ़ना होता है। मिश्रित ग्रंथि में आपका आता है पैनक्रियास, ठीक है। ये पैनक्रियास आप देखोगे, आप बहिर्स्त्रवी ग्रंथि में भी पढ़ते हो और आप क्या करते हो, अंतःस्त्रवी ग्रंथि में भी पढ़ते हो। ये जो पैनक्रियास होता है, अग्नाशय हम इसे कहते हैं, अग्नाशय आपको देखेगा कि हार्मोन्स का भी यहाँ पर सिक्रेशन करता है और एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करता है। तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्रंथियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बहिर्स्त्रवी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्त्रवी ग्रंथि क्या होती है और मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये जो सिक्रेशन करेगी वो बंद नलिकाओं में कर रही है, ये जो सिक्रेशन करती है वो डायरेक्ट ब्लड में कर रही है, ठीक है। और एक अंग ऐसा है, एक ग्रंथि ऐसी भी है जो कि क्या करेगी, हार्मोन्स एंजाइम्स दोनों का सिक्रेशन करती है।
क्लियर हो गया ये बात? तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बहिर्स्रावी ग्रंथि के भी एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी, है ना। देखो यहाँ पर दिखाया ना, लोकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जैसे कि आईज से जो टीयर्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आईज से टीयर जो निकल रहे हैं, जो आंसू निकल रहे हैं, उसके लिए भी एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्राइमल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये जो आंसू निकल रहे हैं ये क्या है? लैक्राइमल ग्रंथि से निकल रहे, यानी कि लैक्राइमल ग्रंथि इस नलिका से, ये क्या है? नलिका का नाम है। ठीक है, ये नलिका, ये लैक्राइमल नलिका जो हो रही है, ये क्या करेगी? आंसू को बाहर निकालने का काम करती है। उसके बाद आप सभी को पता है जो यहाँ पर क्या है, जो सलाइवा है, ठीक है, लार है, वो किससे निकल रहा है? लार ग्रंथि से निकल रहा है। ठीक है, किससे निकल रहा है? लार ग्रंथि से निकल रहा है। लैक्राइमल भी क्या है? आपकी ग्रंथि है। ठीक है, ये क्या है? ग्रंथि है, जिससे क्या निकलेगा? आंसू निकल रहे हैं। ये बात क्लियर है? पहली ये हो गई एग्जाम्पल में, दूसरी ये रह गई। ठीक है, तीसरी हमने देखा कि जो स्वेट होती है, मैंने कहा ना अभी पसीना ग्रंथि की, तो जो पसीना निकलना है वो किससे निकल रहा है? स्वेट ग्लैंड से निकल रहा है, जिसमें के लिए क्या कह सकते हैं हम कि ये क्या है? पसीना ग्रंथि है। तो अगर आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथि में कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो लैक्राइमल ग्रंथि आंसू का स्त्रवण कर रही है, लार ग्रंथि लाल का स्त्रवण कर रही है, पसीना ग्रंथि वो क्या करेगी? पसीने का सिक्रेशन कर रही है। ठीक है, फिर आप देखते हो स्टमक की बात करते, तो स्टमक में कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती है? जठर ग्रंथि होती है। तो जठर ग्रंथि जो कि विभिन्न प्रकार के आप देखते हो ना, पेप्सी, पेप्सिनोजन, है ना, रेनिन, इन सब एंजाइम्स को रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद ब्रेस्ट, यानी कि इसके लिए क्या होती है? पांचवी, जिससे मिल्क निकल रहा है, तो यहाँ के लिए क्या होगी? स्तन ग्रंथियां होती है ना, स्तन ग्रंथियों की हम बात करते हैं। तो ये देखो पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज भी यहाँ पर है, इंटेस्टाइन भी म्यूकस का स्त्रवण करती है। तो ये सारी की सारी आपकी कौन सी ग्रंथि के अंतर आ जाती है? ये आ जाती है बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं? जो कि यहाँ पर इनसे निकलने वाला जो भी क्या होगा? एंजाइम्स होगा, जो भी पदार्थ है वो डायरेक्ट जो क्या हो रहा है? ब्लड है उसके संपर्क में नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। इसीलिए अगर ये ब्लड के संपर्क में होती, अगर ये अपने अंदर के एंजाइम्स को ब्लड में डालती, तो इसका मतलब चाहे हम आंसू की बात करें, चाहे हम पसीने की बात करें, लार की बात करें या दुग्ध की बात करें, उनमें ब्लड भी तो निकलता है ना। लेकिन ये क्या होती है? बंद नलिकाओं में अपना स्त्रवण करती है। ठीक है, इसीलिए आपको प्रॉपर वही मिल्क है तो स्तन ग्रंथियों से केवल मिल्क ही निकलता है। ठीक है, उसमें कभी ब्लड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहिर्स्रावी ग्रंथि अपना स्त्रवण को नलिकाओं के अंदर करती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। ठीक है, उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या? वो है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, वो क्या है? हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने क्या कहा? इनको हम क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये अपना जो भी सिक्रिएशन होगी, सिक्रिएशन होती है, सिक्रिएशन होती है, उसको क्या करेगी? डायरेक्ट ब्लड में डाल देती है। डायरेक्ट कहां डाल रही है? ब्लड में डाल रही है। तो पहले तो इनके नाम आपको और इनके देखो पोजीशन कहां कहां पर है उसे आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनुष्य की बॉडी में आपको यहाँ पर ये अंतःस्रावी ग्रंथियां दिखाई गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, एक एक नाम याद करोगे। आज के बाद आपसे कोई भी, अगर आपसे कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन ये पूछता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए, तो आज के बाद जो भी बच्चा ये क्लास ले रहा है उसका ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम मस्तिष्क से चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मस्तिष्क में ग्रंथि होती है, जो कि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस क्या है? ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो क्या सिक्रेशन करेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइपोथैलेमस कहां पर इसकी लोकेशन? अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो मस्तिष्क में आपको यहां पर क्या दिख रही है? ये जो संरचना है ये किसकी है? हाइपोथैलेमस की।
हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे आपको ये संरचना दिख रही होगी, पहली संरचना, दूसरी संरचना, दूसरी जो संरचना दिख रही है ठीक नीचे वो होती है आपकी कौन सी, मास्टर ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये इतने सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है कि बॉडी के मैक्सिमम जो ग्लैंड्स होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि वो ग्रंथि होती है बॉडी की जो अन्य जितनी भी ग्रंथियां होती है उनके काम को करती है, उनके काम को कब होना है कब रुकना है सब क्या होता है, इस पीयूष ग्रंथि पे डिपेंड होता है, इसलिए हम इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर है, टीचर है। चलो अब ये क्रिया करो, ठीक है, ये ऊपर से कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी, जो भी जहां जहां जिसके लिए जिस पोजीशन में जाना होगा वो अंग उस तरीके से, वो ग्रंथि उस तरीके से कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के ठीक पीछे एक और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तीसरी जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, पीनियल ग्लैंड कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जो आप सोते हो ना, ये जो सोने वाला काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर नियंत्रित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद चौथी आ जाओ, नीचे नीचे अगर आप आओगे तो उसके बाद आपको गले पर आपको दो ग्रंथियां नजर आती है। आगे की साइड जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपकी होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और इसी के ठीक पीछे होती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो फिर यहाँ पर हम चौथी और पांचवी ग्रंथियों का नाम क्या रखेंगे, एक होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और दूसरी होती है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं और कितनी ग्लैंड्स होती है। उसके बाद ये दोनों के दोनों आपके नेक रीजन में प्रेजेंट है, थायराइड आगे की साइड और थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नीचे, नीचे आपके वक्ष भाग में है ना, वक्ष भाग में इस साइड यहाँ कहीं इस वक्ष भाग में एक और ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को कहते हैं क्या, थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि होती है। फिर सातवीं ग्रंथि का अगर हम नाम पूछे तो सातवीं ग्रंथि होती है आपकी किडनियां होती है ना, जो उनके ठीक ऊपर ग्रंथियां होती है ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। तो ये जो ग्रंथियां होती है इन्हें हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, या हम इनको क्या कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉमन क्या कहा था, एक मिश्रित ग्रंथि होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि, आठवां क्या है आपकी, अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम मिश्र ग्रंथियों में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर होती है आपकी जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां होती है। ठीक है, जनन ग्रंथियां होती है। जनन ग्रंथियां देखो, मेल होगा तो मेल में अलग होगी, फीमेल होगा तो फीमेल में अलग होगी। मेल होगा तो उसकी जो जनन ग्रंथियां है वो कहाँ है, अंडाशय में है, सॉरी फीमेल होगी तो उसकी कहाँ होगी, अंडाशय में होगी, और अगर मेल होगा तो उसकी जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वो कहाँ है, उसके जो उसका वृषण होगा, टेस्टिस होगा, उसमें उपस्थित होगी। ठीक है, जो कि वहां पर विभिन्न प्रकार के और हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये सारी की सारी, ये जितनी भी आपने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है, ये सारी की सारी क्या है, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इसमें पैनक्रियाज भी है, पैनक्रियाज यही किडनी के ऊपर नीचे दिखाया रहता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गई, तो मुझे लगता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको याद हो गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस के पीछे आपकी पीनियल ग्रंथि, फिर आपकी थायराइड ग्रंथि, पीछे आपकी पैराथायराइड ग्रंथि, वक्ष भाग में थाइमस ग्रंथि, किडनी वाले भाग में आपका क्या है, एड्रिनल ग्रंथि, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, और फिर क्या है, पैनक्रियास। ठीक है, जनन ग्रंथियों की बात करते हैं जिनको हम गोनैड ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो आपका क्या होगा, नर में हम वृषण और मादा में अंडाशय। तो ये आपकी क्या हो गई है, ग्रंथियों के नेम हो गए हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के। ठीक है, और ये आपके आगे भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो इसलिए अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप ये सारी ग्रंथियों के नाम लिख सकते हो। उसके बाद देखो, अगर इनके हम थोड़े थोड़े अगर काम की बात करते हैं तो छोटे छोटे हम कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं।
सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में क्लास 11th में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जितनी भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनको कंट्रोल करता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके ऊपर होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। उसके बाद पीनियल ग्रंथि है ना, हाइपोथैलेमस से ठीक पीछे उपस्थित थी। ये देखो ये क्या करती है, मेलाटोनिन का रिलीज करती है और सीरोटिन का रिलीज करती है। मेलाटोनिन आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, रंग के लिए उत्तरदायी है ना, हम करते हैं ना मेलाटिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो रंग के लिए कौन है, ये मेलाटोनिन ही होता है। और सीरोटिन होता है वो क्या करता है, आपकी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप रात के समय में सो रहे होते हैं तो आप उस समय क्या है, सीरोटोनिन आपका जब क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो तब आपको नींद आने लग जाती है। तो वो किसके द्वारा यहाँ पर हो रहा है, वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित इस सेरोटोनिन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम थायराइड की ग्रंथि की बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि आपकी बॉडी की अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि कौन से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रिलीज करती है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, आपकी बॉडी में अलग अलग कार्यों को करता है, यानी कि जैसे कि आपके बीपी वगैरह इन सबको कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद पैराथायरॉइड हार्मोन्स, ठीक, थायराइड के पीछे ये क्या कर रहा है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थाइमस ग्रंथि, जो कि वक्ष भाग में उपस्थित होती है। ये क्या रिलीज कर रहा है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट क्या होती है, आपकी बॉडी की वो सेल्स होती है जो कि आपकी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम करती है। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, ठीक है। बच्चों में लिम्फोसाइट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ने लग जाती है लिम्फोसाइट खत्म होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि, जो कि कहाँ है, किडनी के ऊपर उपस्थित होती है, और ये क्या करती है, एड्रिनलिन हार्मोन्स का रिलीजन करती है, ठीक है। और देखते हैं हम, अभी हमने और कौन सी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पर गोनैड ग्लैंड यानी कि जनन ग्रंथियों की, जो कि क्या होती है, स्टेरॉइड होती है। और अगर मेल की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, वृषण में उपस्थित होती है, और वृषण में ये क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रवण करती है। इस हार्मोन्स की उपस्थिति में जो मेल होंगे वो अपने शुक्राणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। और एक और हार्मोन्स होता है इनमें, क्या, एंड्रोजन हार्मोन्स, ये भी क्या होगा, रिलीज होगा, ये भी इसके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बढ़ाने का काम करता है। मादा की अगर हम बात करेंगे जनन ग्रंथियों में, तो मादा में देखो जो अंडाशय होगा उसमें क्या क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और रिलैक्सिंग हार्मोन स्रावित होते हैं। ये सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ से हो रहे हैं स्रावित, ये जनन ग्रंथियों से स्रावित हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स, यानी कि जितने भी ये ग्लैंड्स कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं उसके द्वारा ही ये सारे कार्य यहाँ पर सुचारू रूप से चलते रहते हैं। तो ये था हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। क्लास 11th में भी आपका एक चैप्टर आता है जहां पर हम इसको और ज्यादा डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपका बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ आज की क्लास में सीखने के लिए मिला होगा। अगर रिविजन करेंगे तो आप सभी को पता चल गया होगा ग्रंथियां क्या होती है। ग्रंथियां वो पैकेट लाइक संरचना होती है जो कि आपकी बॉडी में क्या कर रही है, हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन कर रही है। और यहाँ पर जो ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो कि अपने एंजाइम्स का सिक्रेशन बंद नलिकाओं में करती है, अर्थात इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, नलिकाएं प्रेजेंट होती है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती है जो कि अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में करते हैं। इनमें नलिकाएं उपस्थित नहीं होती, इसीलिए इनका दूसरा नाम डक्टलेट्स ग्लैंड्स भी होता है। और मिश्रित ग्रंथियां जो कि क्या करती है, हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का ही सिक्रेशन करती है। उसके बाद आप यहाँ पर बहिर्स्रावी ग्रंथियों में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हैं, उनके नाम आप लिख सकते हो, स्तन ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, बहुत सारी, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथियां मेन टॉपिक था, जो कि आपने उसके सारी ग्रंथियों के नाम पढ़ लिए हैं, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है ये आपको पता चल गया है ना। हमने पढ़ा था जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, फिर आपका थाइमस, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, फिर आपकी पैनक्रियाज, उसके बाद हमने देखा जनन ग्रंथियां। तो ये सारी की सारी आपकी किसमें आ जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में, जो कि अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड में करते हैं। तो आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर
अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कभी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।